रेलवे स्टेशन पर प्याज पराठा बेचने वाली चुड़ैलें। ये कहानी है ज्वालानगर के स्टेशन के पास छोटे से घर में अपना बसेरा बनाकर रहने वाली 3 बहनों की। दीदी, घर का तो सारा काम निपट गया, चलिए अब जल्दी से खेत पर चलते हैं। हाँ, वैसे भी आज तो और दिनों के मुकाबले काफी देर हो रही है, जल्दी से चलो। उन तीनों के माँ बाप एक हादसे में सालों पहले गुजर चुके थे। वो तीनों ही बहनें अपने बाबा की आखिरी निशानी उनके खेत में प्याज उगाकर अपना गुजारा किया करती थी। दीदी, हमारी प्याज तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। सही कहा, क्योंकि इस जगह को हमारे बाबा की दुआ लगी हुई है। भले ही हमारी जमीन कम है, लेकिन भगवान की कृपा से हम इतनी ही जमीन पर बड़ी बड़ी जमीनों के मालिकों से ज्यादा प्याज उगा लेते हैं। सही कहा दीदी, अब जल्दी से इन सभी प्याज को तोड़ लेते हैं। तीनों बहनों ने पूरी मेहनत से उस प्याज को तोड़ा और फिर वो उसे लेकर स्टेशन से शहर की मंडी में पहुंच गई। दीदी, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह से प्याज बेचना सही नहीं है, जरा देखो तो सही, यहाँ पर तो प्याज के दाम बहुत गिरे हुए हैं। सही कहा छोटी, यहाँ पर अगर हमने प्याज को बेचा तो हमारी इतनी मेहनत फ्री बराबर बिक जाएगी। दीदी, अच्छा होगा अगर हम अपनी प्याज को लेकर वापस घर चलें तो, वरना यहाँ पर हमारी मेहनत की कोई अहमियत नहीं है। सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन नेहा, अगर हमने इन्हें नहीं बेचा तो हम इनका क्या करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा है, कम से कम हमें यहाँ इनकी कुछ कीमत तो मिल ही जाएगी, वरना अगर घर ले गए तो ये सारी प्याज खराब हो जाएगी। दीदी, यहाँ पर तो इसे इतने कम दामों में बेचना तो बेवकूफी है, आप घर ही चलिए, हम इससे मुनाफा कमाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तीनों बहनें निराश होकर घर लौट ही रही थीं कि तभी उन्हें उस शहर के स्टेशन पर एक आलू पराठा बेचने वाले का ढाबा दिखाई दिया। तीनों बहनें बहुत भूखी भी थी तो तीनों वहीं चली गईं। भैया, ये पराठा कैसे दिया है? 20 रुपए का एक पराठा है, लेकिन ये तो बहुत महंगा है। अरे बहन देखो, इससे कम में यूं तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलिए 2 पराठे दे दीजिए। हाँ, देता हूँ। वो आदमी पराठा बनाने लगा। उसे ऐसा करते हुए आरोही बड़ी गौर से देख रही थी और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आरोही भागती हुई अपनी बहनों के पास गई और उन्हें अपना आइडिया बता दिया। वाह, ये हुई ना बात। वैसे आरोही, तेरा दिमाग इन मामलों में बड़ा तेज चलता है, तो ठीक है, अब हम यही काम करेंगे। फिर क्या था, तीनों बहनों ने घर जाकर स्टेशन पर एक छोटा सा प्याज के पराठे का स्टॉल लगा लिया। वहाँ आसपास ऐसी किसी पेट भराऊ चीज की दुकान भी नहीं थी, तो इसीलिए उनके प्याज के पराठे का स्टॉल चल निकला। 3 प्याज के पराठे देना। दीदी, 3 पराठे चाहिए। अभी लाइए, लीजिए। शुक्रिया, कितना हुआ? आप बस 30 रुपए दे दीजिए। बस 30? अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता है। जी हाँ, हमारी यही मकसद है, लोगों को सस्ते दामों पर अच्छी चीज उपलब्ध कराना। ओ हेलो, अब ज्यादा मत इतरा। तीनों बहनें हंस पड़ी। इसी तरह से उन्हें पराठे बेचते हुए सुबह से शाम हो गई। उनके पराठे भी बढ़िया तरीके से बिक रहे थे। अरे वाह, आज तो हमने अपनी उगाई हुई प्याज का पाव हिस्सा भी खर्च नहीं किया और हमारी कमाई दुगनी हुई है। दीदी, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तीनों ही बहनें बहुत खुश थीं। अब उन तीनों ने रोज ऐसे ही पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी कमाई तो अच्छे से हो रही थी, लेकिन वहीं स्टेशन के बाकी व्यापारी, जैसे चाय वाला दिनेश और एक बड़ी कन्फेक्शनरी का मालिक हिमेश और एक व्यापारी जो जूस बेचता था दिलीप, ये तीनों चिढ़ने लगे। अभी जब से ये 3 फिरकनियां आई हैं, तब से मेरी कमाई आधी हो गई है। अब तो मुझे लग रहा है कि इनका कुछ करना ही पड़ेगा। अबे मेरी तो आधे से भी कम हो चुकी है। मुझसे पूछ मेरे दिल पर क्या बीती है। जब सभी लोग मेरी दुकान को छोड़कर उन बहनों की दुकान पर जाते हैं, मेरा तो मन करता है कि इन तीनों को यहीं ट्रेन के नीचे कुचल दूं। अरे तो देरी कैसी, चलो इन तीनों का किस्सा खत्म कर देते हैं। मतलब? अरे क्या मतलब, मेरा तो दिमाग यही कहता है कि जो भी रास्ते का पत्थर बने उसे रास्ते से हटा दो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। दिनेश ने अपना पूरा प्लान उन दोनों को बता दिया और वो दोनों भी उसकी बात पर राजी हो गए। ठीक है, आधी रात को हम ये एक्शन लेंगे। ठीक है। जब रात हो गई और वो तीनों अपना सामान संगवाने लगी, तभी वो तीनों मौका देखकर उनके पास आ गए। अरे दिनेश, दिलीप, हिमेश भैया, आप? हाँ, हम। दिनेश ने बिना कुछ बोले नीमा के पेट में पैना चाकू घुसा दिया। नीमा की बहनें उसके पास आ ही रही थी कि तभी हिमेश ने नेहा को रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया और दिलीप ने आरोही का गला दबाकर उसके शरीर से उसकी जान को खींच लिया। देखा, हट गई ना रास्ते के पत्थर। बेचारी तीनों बहनें वहीं मर गई, लेकिन अभी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। वो तीनों ही चुड़ैल के रूप में लौट आईं। भाई, अब इनकी लाशों को कहाँ ठिकाने लगाना है ये और बता दे।
अरे और कहाँ, यहीं रेलवे ट्रैक पर। दिलीप बोलता बोलता अचानक चुप हो गया। क्या हुआ, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? तेरे पीछे। हिमेश ने बस मुड़कर देखा ही था कि तभी चुड़ैल रूप में खड़ी नीमा ने उसका मुंह नोच लिया और उसे वहीं मौत के घाट उतार दिया। दिलीप ने यह देखकर भागना चाहा, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हुई। आरोही ने उसे भी वहीं पर मार डाला, लेकिन चालाक दिनेश ने ये सब कुछ दूर से ही देख लिया था और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा। बचकर कहाँ जाएगा, जहाँ भी भाग, अब तू मुझसे नहीं बचेगा। नीमा ने अपना हाथ लंबा किया और दिनेश को भी खींच लिया और उसे भी मार डाला। और फिर तीनों चुड़ैल बहनों ने अपने रूप बदल लिए और वो फिर से वहां पर इंसानी रूप में प्याज का पराठा बेचने लगी। लेकिन इस बार फर्क इतना था कि वो पराठा खरीदने वाले को ही मार डालती थी। मुझे 2 पराठे चाहिए। अभी देती हूँ, ये ले। नीमा ने उस लड़की को मार डाला। इसी तरह से जो भी उनके स्टॉल पर प्याज का पराठा लेने आता वही अपनी जान से चला जाता। इसी तरह मौत का सिलसिला जारी था कि एक दिन एक बड़े आदमी ने स्टेशन पर कुछ बाबाओं को भोजन के लिए बुलवाया। बाबा, आपके लिए मैंने खीर पूरियां और पनीर बनवाया है, और किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता देना। सभी तांत्रिक खाना खाने लगे कि तभी उनमें से एक महान बाबा को वहां पर किसी नकारात्मक शक्ति का एहसास हुआ और वो तभी उठ खड़े हुए। क्या हुआ बाबा, कोई कमी है क्या? नहीं, बस मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मैं अभी आता हूँ। बाबा स्टेशन पर घूमने लगे कि तभी उन्होंने उन चुड़ैल बहनों को देखा जो प्याज के पराठे के बहाने से सभी को मार रही थीं। ओह, तो मुझे ये महसूस हो रहा था, मुझे इन चुड़ैलों का कुछ करना होगा। बाबा वहीं छिपकर ऐसे बोल ही रहे थे कि तभी शातिर चुड़ैल नेहा ने उन्हें देख लिया और अपनी शक्तियों से बाबा को हवा में लटका दिया। क्या कर रहा था तू वहाँ छिपकर? नेहा ने ऐसे बोलकर बाबा के ऊपर जादुई शक्ति से वार किया और बाबा वहीं गिर पड़े। नेहा ने फिर ऐसा ही करना चाहा, लेकिन इस बार बाबा ने उसकी ताकत को उसी पर उड़ेल दिया। गद्दार, तू मुझसे उलझेगी, रुक तुझे बताता हूँ। बाबा ऐसा बोल ही रहे थे कि तभी आरोही और नीमा ने उनके ऊपर वार कर दिया। क्या करेगा तू मेरी बहन के साथ, बोल। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ छोड़, वरना। चुड़ैलों ने बाबा की बात नहीं मानी, लेकिन बाबा ने अपनी शक्तियों से खुद को छुड़ा लिया और एक मंत्र का जाप करते हुए उन चुड़ैलों पर अपनी जादुई शक्ति से वार किया। बाबा के एक वार से ये वो तीनों चुड़ैलें जलना शुरू हो गई। बाबा ही तूने अच्छा नहीं किया। इसी तरह बोलती हुई वो तीनों बहनें जलकर राख हो गईं और एक बार फिर से स्टेशन पर सुकून और शांति वापस आ गई। कमला नगर में काव्या अपनी 2 बहुओं, बेटों और पति के साथ रहती थी। काव्या शादी के बाद भी अपनी बहुओं को पढ़ाई लिखाई करा रही थी। इस बात को लेकर उसका पति और बेटे उससे खुश नहीं रहते थे। माँ, सोनम। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे अभी खाना नहीं बना है, बहू पढ़ाई कर रही है। ये क्या बात हुई? अरे तो क्या हुआ, बहू तो बोल रही थी खाना बनाने को, मैंने ही उससे मना कर दिया। देखो काव्या, ससुराल आकर बस लड़कियों का काम अपना परिवार संभालना और अपने सास ससुर की सेवा करना होता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से जरा भी सहमत नहीं हूँ। लड़कियों को वो सब कुछ करना चाहिए जो उनका मन करे। इसी तरह से घर में कलेश ही हो रहा था कि तभी काव्या की दोनों बहुएं हाथों में खाना लेकर आईं। आप लोग ऐसे लड़िए मत, हमने खाना बना लिया है। बहू, लेकिन कल तो तुम दोनों का जानते हैं एग्जाम है, लेकिन हमारा ससुराल हमारी जिम्मेदारी है, तो बस हमने साथ साथ दोनों काम कर लिए। ये हुई ना बात। तीनों घर के आदमी चुप हो गए। प्रिया और सोनम ने घर के सारे कामों को टाइम से निपटाया और फिर वो अपनी पढ़ाई में लग गई और सुबह में जल्दी जल्दी सभी कामों को खत्म करके अपना एग्जाम देने निकल गई। प्रिया और सोनम दोनों बहुत पढ़ी लिखी थी और उन्हें पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद भी था, लेकिन उनके घर वालों ने उन दोनों की ही शादी कर दी, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बस वहीं रुक गई। लेकिन किस्मत से उन्हें एक ऐसी सास मिली जो उन्हें पढ़ा लिखा कर ऊंचे पद पर देखना चाहती थी और उन्हें एसडीएम बनाना चाहती थी। इसी तरह से दिन बीत गए। बहुएं अपने एग्जाम में पास हो गईं और अब दोनों ही एसडीएम के एग्जाम की तैयारी कर रही थीं। जानती हो, तुम्हारी उम्र में मैं भी एक एसडीएम बनना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी, जिसकी वजह से मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और मैं अपने इस सपने से बहुत दूर हो गई। लेकिन ये कभी भी पूरी तरह मेरे दिमाग से नहीं निकल सका। तुम दोनों को ये करते देख मुझे तुम्हारे अंदर अपनी परछाई नजर आती है। अब चलो, बहुत हुई ये बातें। मैंने तुम दोनों के ही सुनहरे भविष्य के लिए भगवान जी से मन्नत मांगी है, तो मैं मंदिर जा रही हूँ।
काव्या मन्नत मांगकर अपने घर आ ही रही होती है कि तभी मंदिर की सीढ़ियों से उसका पांव फिसल गया और वो ऊंची सीढ़ियों से गिरती हुई सीधा नीचे आ गई। अरे अरे, कौन है ये? कोई इन्हें जानता है? काव्या ने उसी जगह अपना दम तोड़ दिया। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और उसे उसके घर तक पहुंचाया। सभी रीति रिवाजों से उसका अंतिम संस्कार किया गया। काव्या की अचानक मृत्यु हुई थी, जबकि उसका सपना था कि वो अपनी बहुओं को एसडीएम बनाए। इसलिए अंतिम इच्छा पूरी ना होने की वजह से काव्या की आत्मा शांत नहीं हुई और वो चुड़ैल रूप में वापस लौट आई। माँ जी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? दोनों बहुएं रो ही रही थी कि तभी वहां पर काव्या अपने चुड़ैल रूप में आ गई। चुड़ैल, मत डरो मेरी बच्चियों, मैं चाहे जिस भी रूप में रहूं लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही दोनों बहुओं का डर छूमंतर हो गया। माँ, हाँ, मैं लौट आई। ऐसे सफर में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी? दोनों बहुएं अपनी चुड़ैल सास के गले लग गईं। अभी बस कुछ सेकंड ही हुए थे कि तभी वहां पर प्रिया का पति आ गया। अपने बेटे को देखकर काव्या गायब हो गई। अरे, ये तुम दोनों हवा में ऐसे क्या कर रही हो? वो नीचे माँ की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा की जा रही है, दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। दोनों बहुएं नीचे चली गईं, लेकिन काव्या की आत्मा ऐसे शांत नहीं होती। इसी तरह से अब उसे दुनिया से गए 1 महीना बीत चुका था। प्रिया और सोनम रात को चुपके चुपके एसडीएम के एग्जाम की तैयारी करती थी। अरे नहीं। क्यों, क्या हुआ बहू? सासू माँ, यहाँ पर उजाला बहुत कम है। ऐसा क्या? बस अभी रुको। काव्या एक शक्तिशाली चुड़ैल थी। उसने बस एक चुटकी बजाई और तभी वहां पर एक लैंप आ गया। इसी तरह अपनी सास के साए में दोनों बहुएं रात में पढ़ाई किया करती थीं। एक दिन, अरे ससुर जी, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? रद्दी में बेचने। लेकिन? अरे क्या लेकिन, तुम्हारी सास के साथ साथ ये ड्रामा भी अब खत्म हो चुका है। तुम इस घर की बहुओं हो और तुम्हारा काम है घर संभालना। अपने ससुर के आगे दोनों बहुएं चुप हो गई, लेकिन तभी वहां चुड़ैल काव्या आ गई। उसने अपने पति के ऊपर एक मंत्र का जाप करके फूंक मारी और वो वहीं सो गया। काव्या अपने जादू से गायब हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी को दिखाई नहीं दी। ये ससुर जी को अचानक क्या हुआ? मैंने इन्हें कुछ देर को सुला दिया है। बहुओं, तुम अपनी इन किताबों को दुबका दो। काव्या ने जैसा कहा, दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। इसी तरह से दिन बीत गए और दोनों बहुओं के एग्जाम का दिन आ गया। जाओ मेरी बच्चियों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोनों बहुएं किसी तरह बहाना बनाकर अपना एग्जाम देने गई। एग्जाम देने के 2 महीने बाद रिजल्ट की बारी थी। देखते ही देखते 2 महीने भी बीत गए और आज आखिरकार रिजल्ट आया। दोनों बहुएं अपनी मेहनत का नतीजा देखने कॉलेज पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उन दोनों का ही नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। सोनम! दोनों को ही पूरे कॉलेज की तरफ से सम्मानित किया गया। उन्हें ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट भी मिले। पूरे कॉलेज को उन दोनों पर गर्व था। अब हम ये सब कुछ माँ के हवाले कर देंगे। प्रिया और सोनम खुशी खुशी घर पहुंची और उन्होंने घर पहुंचकर देखा कि किसी ने उनका घर सजाया हुआ था। सुनिए, क्या आपने ये सब किया है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि अभी 5 मिनट पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सभी घर के सदस्य ये सजावट देखकर हैरान थे। कोई नहीं जानता था कि ये किसने किया था कि तभी वहां पर काव्या आ गई। कांग्रेचुलेशंस। माँ, दोनों बहुएं अपनी चुड़ैल सास के गले लग गईं। अरे बहुओं, इस चुड़ैल से दूर रहो। ये तुम्हें। घबराओ नहीं पापा, ये माँ है। दोनों बहुओं ने पूरे परिवार को सारी बातें बता दी। अपनी बहुओं की बातें सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए। तुमने आखिर मेरा सपना पूरा कर ही दिया। अब मैं शांति से मुक्त हो सकती हूँ। बहुओं, काव्या, मुझे माफ कर देना। जिस चीज के लिए मैंने हमेशा तुम्हें रोका, आज वही चीज मुझे तुम पर गर्व महसूस करवा रही है। कोई बात नहीं पापा, आप माफी मत मांगो। काव्या ने अपनी बहुओं को आशीर्वाद दिया और फिर वो मुक्त हो गई। अब उन दोनों के पति और ससुर पढ़ाई की अहमियत को समझ चुके थे और अपनी सास का सपना पूरा करके दोनों बहुएं भी खुश थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।